हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जैसे डैनियल सेल। डैनियल सेल, इसमें एक जिंक की छड़ होती है जिंक सल्फेट के विलयन में, और एक कॉपर की छड़ होती है कॉपर सल्फेट के विलयन में। दोनों धातुओं को तार से जोड़ देते हैं तथा दोनों विलयनों को साल्ट ब्रिज से जोड़ देते हैं। साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली होती है जिसमें एक लवण का विलयन भर देते हैं। डैनियल सेल कैसे कार्य करता है, आइए इसको समझते हैं। एक बीकर में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं, इसमें जिंक की छड़ डुबो देते हैं। दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं और इसमें कॉपर की छड़ डुबो देते हैं। और एक साल्ट ब्रिज जिसमें NaCl का विलयन भरा होता है, इसको जोड़ देते हैं। जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है। दोनों इलेक्ट्रोडों को तार से कनेक्ट कर देते हैं। अब जिंक धातु से जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Zn2+ आयन के रूप में विलयन में चला जाता है। जिंक धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। अब विलयन से Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में अपचयित हो जाता है। इस प्रकार कॉपर आयन अपचयित होकर के कॉपर परमाणु के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोड पर जमा होने लगते हैं। विलयन में Cu2+ आयनों की कमी होने लगती है। अतः इस धनावेश को कमी को पूरा करने के लिए साल्ट ब्रिज से Na+ आयन कॉपर सल्फेट विलयन की ओर आते हैं और इस प्रकार कॉपर सल्फेट विलयन की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। यही साल्ट ब्रिज का कार्य है। इसी प्रकार जिंक इलेक्ट्रोड पर Zn2+ आयनों की अधिकता हो जाती है। अतः विलयन की विद्युत उदासीनता बनी रहे, इसके लिए साल्ट ब्रिज से Cl- आयन जिंक सल्फेट विलयन की ओर आते हैं। इस सेल में जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का कार्य करता है, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया होती है और कॉपर पर अपचयन अर्धअभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्धअभिक्रिया और अपचयन अर्धअभिक्रिया को जोड़ने पर पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त होती है। यहाँ पर बाईं ओर के दोनों इलेक्ट्रॉन दाईं ओर के दोनों इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाते हैं। फिर एरो के बाईं ओर का जोड़ और दाईं ओर का जोड़ लिख देते हैं। इस प्रकार पूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। गैल्वेनिक सेल का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो एनोड होता है उसको बाईं ओर और कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। दोनों के बीच 2 समांतर लाइनें जो कि वर्टिकल होती हैं, लवण ब्रिज को निरूपित करती हैं। धातु तथा धातु आयन के बीच एक वर्टिकल लाइन रखी जाती है। एनोड पर धातु आयन के रूप में आकृष्कृत होती है, अतः
वर्टिकल लाइन से पहले धातु लिखी जाती है और वर्टिकल लाइन के बाद धातु आयन। इसी प्रकार कैथोड पर धातु आयन धातु के रूप में अपचयित होता है, अतः वर्टिकल लाइन से पहले धातु आयन और वर्टिकल लाइन के बाद धातु लिखा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव, जब कोई धातु की छड़ को इसके आयनों के विलयन में डाला जाता है तो धातु पर विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव निम्न कारकों पर निर्भर करता है: विलयन की सांद्रता, धातु की प्रकृति और ताप का प्रभाव। जब इलेक्ट्रोड 298 केल्विन ताप पर हो और धातु आयनों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तब इलेक्ट्रोड विभव के माप को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से व्यक्त करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। अकेले हम अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं कर सकते। हम केवल 2 इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर माप सकते हैं। इसे सेल का EMF कहते हैं। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर होता है। यहाँ पर दोनों विभव मानक अपचयन विभव होते हैं। सेल विभव E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। जैसा कि मैंने बताया, इस सूत्र में ये दोनों विभव मानक अपचयन विभव हैं। जब इलेक्ट्रोड पर मानक परिस्थितियों में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही हो, तब मानक विभव को मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड पर अर्ध अभिक्रिया अपचयन की हो रही हो, तब मानक विभव को मानक अपचयन विभव कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोड विशेष के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं, केवल इनके चिन्ह विपरीत होते हैं। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के मान बराबर होंगे, परंतु चिन्ह विपरीत होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एक इलेक्ट्रोड की विभव का मापन नहीं कर सकते, परंतु किसी सेल में कैथोड और एनोड के विभवों का अंतर माप सकते हैं, जिसे सेल विभव कहते हैं। यदि हम स्वेच्छा से एक इलेक्ट्रोड का विभव चयनित कर लेते हैं, तो इसके सापेक्ष दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जा सकता है। परिपाटी के अनुसार मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 लिया गया है। जिस इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो, उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं और इस प्रकार बने सेल का सेल विभव वोल्ट मीटर से माप लेते हैं। यह माप ही लिए गए इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा।
क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव 0 है। जैसे जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है और वोल्ट मीटर से सेल विभव का मान 0.76 प्राप्त होता है। अब हम जो इसका फॉर्मूला है उसमें इनके मान रखते हैं। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। E नॉट सेल के नीचे 0.76 वैल्यू रख देंगे और अब E नॉट कैथोड के नीचे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव और E नॉट एनोड के नीचे मानक जिंक इलेक्ट्रोड का विभव लिख देंगे। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव हमने 0 लिख दिया और इस प्रकार मानक इलेक्ट्रोड विभव जिंक इलेक्ट्रोड का -0.76 वोल्ट प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में दोनों रूप में कार्य कर सकता है। यहाँ पर इस प्रकार बने सेल का वोल्ट मीटर से विभव 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। यहाँ भी जो सेल विभव का फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू रखते हैं। E नॉट सेल के नीचे 0.34 और E नॉट कैथोड के नीचे कॉपर का मानक अपचयन विभव और E नॉट एनोड के नीचे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 लिख दिया है और इस प्रकार कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव +0.34 वोल्ट प्राप्त होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक आने का अर्थ है कि इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होगी तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक आने का अर्थ है कि इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी। आइए अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे कार्य करता है इसको समझते हैं। इसमें प्लेटिनम का तार होता है जो प्लेटिनम पर्णिका से जुड़ा होता है तथा इसको 1 मोलर HCl विलयन के संपर्क में रखा जाता है। बाह्य नली से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है जो विलयन में बुलबुलों के रूप में विसरित होती है। प्लेटिनम सरफेस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का H+ आयन में ऑक्सीकरण करता है और H+ आयन का रिडक्शन हाइड्रोजन गैस में करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रोड पर दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण H+ आयन में और H+ आयनों का रिडक्शन हाइड्रोजन गैस में। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 लिया गया है।